हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, आत्म का संप्रत्यय। आत्म किसे कहते हैं, आत्म क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने आसपास की वस्तुओं, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना शुरू करता है। जिस प्रकार से अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में, वातावरण के बारे में जानता है, उसी प्रकार से वह अपने आत्म के बारे में यानी अपने आप के बारे में भी जानना शुरू कर देता है। ये अपने आप के बारे में जानना ही आत्म कहलाता है कि हम अपने आप को किस रूप में वर्णित करते हैं, किस रूप में हम अपने आप को बताते हैं, यही आत्म है। तो आत्म की परिभाषा हम करेंगे। आत्म का अर्थ अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है कि अपने सचेतन अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाएं आदि हमें क्या बताती हैं, हमारे आत्म के बारे में बताती हैं। आत्म उन तरीकों का वर्णन करता है जिनके आधार पर लोग एक व्यक्ति के रूप में स्वयं का मानसिक स्तर पर प्रतिरूपण करते हैं। कि आत्म हमें उन तरीकों के बारे में बताता है कि जिनके आधार पर हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने या स्वयं के सामने। इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं गायक हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ आदि आत्म के उदाहरण हैं। कि जब बच्चा ये बता रहा होता है कि मैं ईमानदार हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, ये सारी बातें जो है वो अपने बारे में जितनी डिस्क्रिप्शन देता है वो सारी आत्म के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम करेंगे पर्सनल एंड सोशल लेवल्स ऑफ सेल्फ, आत्म के व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर। कि आत्म का निर्माण कौन कौन से स्तर पर होता है, इसमें बताया गया है कि आत्म का निर्माण दो स्तर पर होता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सोशल, सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान, यानी व्यक्ति अपने बारे में, स्वयं के बारे में और स्वयं से की पर्सनल आइडेंटिटी बताता है, व्यक्तिगत पहचान बताता है। जैसे इसमें है, मैं गायक हूँ। ये वो गुण होते हैं जो व्यक्ति को दूसरे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं, दूसरे अलग व्यक्तियों से अलग करते हैं। जैसे मेरा नाम मोहन है, मैं गायक हूँ, मैं नर्तक हूँ। तो ये जो गुण होते हैं व्यक्ति को दूसरों से भिन्न बनाते हैं, इसलिए इसको व्यक्तिगत अनन्यता या व्यक्तिगत पहचान कहेंगे। सामाजिक अनन्यता या सोशल आइडेंटिटी या सामाजिक पहचान का अर्थ उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक समूह से या किसी भी समूह से जोड़ते हैं या संबंधित बनाते हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये सारे क्या हैं, ये वो पहचान है जो व्यक्ति को एक समूह से प्राप्त होती है। तो पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी में डिफरेंस हुआ कि पर्सनल आइडेंटिटी में व्यक्ति को दूसरों से भिन्न बताया जाता है और सोशल आइडेंटिटी में व्यक्ति को दूसरे समूह के साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव सेल्फ एंड सब्जेक्टिव सेल्फ, वस्तुगत व आत्मगत रूप में आत्म। कि आत्म के ये दो रूप होते हैं, वस्तुगत और आत्मगत। वस्तुगत ऑब्जेक्टिव और आत्मगत सब्जेक्टिव। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव सेल्फ क्या होता है और सब्जेक्टिव सेल्फ क्या होता है। वस्तुगत आत्म परिणाम के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें मी यानी मुझे, यानी इसको हम कहते हैं कि नॉन, जानी जाने वाली वस्तु है। इस रूप में हम सेल्फ को मानते हैं कि सेल्फ हमारी अपनी तरफ इन्वर्ट होता है, अपनी तरफ केंद्रित होता है और हमें अपने बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानी जाने वाली वस्तु के रूप में जब हम सेल्फ का वर्णन करते हैं तो वो वर्णन आत्मगत है, वस्तुगत है, ऑब्जेक्टिव है।
ये मी सेल्फ होता है जानी जाने वाली वस्तु के रूप में हम इसका वर्णन करते हैं। दूसरा है सब्जेक्टिव सेल्फ। सब्जेक्टिव सेल्फ में आता है कर्ता के रूप में। जब हम कोई कार्य करते हैं यानी अपने आप को जानने का कार्य करते हैं तो वो सब्जेक्टिव सेल्फ है। किसी और वस्तु के बारे में जानने का कार्य करते हैं तो वो सब्जेक्टिव सेल्फ है। आई सेल्फ बोला जाएगा इसे। आई सेल्फ यानी हम कर्ता के रूप में है। नोअर जानने वाला। वस्तुगत था जाने जाने वाले वस्तु यानी कि नॉन के रूप में यानी परिणाम के रूप में, और सब्जेक्टिव है नोअर के रूप में जानने वाले के रूप में। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसमें कहा जाता है कि मैं एक नर्तक हूं, तो ये क्या है? आत्मगत है, आत्मगत वर्णन है। और दूसरा सेंटेंस है मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको सरलता से आहत किया जा सकता है। ये वस्तुगत है कि इसमें क्या है, जो पॉइंट है वो केंद्र जो है हमारी अपनी तरफ होता है, हमारी जाने जाने वाले वस्तु की तरफ होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव सेल्फ कहा जाता है। अगला है टाइप्स ऑफ सेल्फ। आत्म के प्रकार। आत्म के दो प्रकार हैं, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म। व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंधित होने का अनुभव करता है। वह और लोगों के बारे में सोचने की कोशिश बाद में करता है, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वह जैविक आत्म को विकसित करता है। बायोलॉजिकल सेल्फ कि अपने बारे में सोचना, अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सोचना, धीरे धीरे उसमें पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं उसके व्यक्तिगत आत्म के तथ्यों को या कॉन्सेप्ट्स को बनाती हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उपलब्धि और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बारे में व्यक्ति सोचता है। इसके बाद है सोशल सेल्फ, सामाजिक आत्म। सामाजिक आत्म में व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर समूह के साथ संबंधित होने के बारे में सोचने लगता है। इसमें सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन, भागीदारी, कोऑपरेशन, यूनिटी, रिलेटेडनेस, सैक्रिफाइस, सपोर्ट और पार्टिसिपेशन आदि में जो है वो विश्वास रखना शुरू कर देता है। इसलिए इसको फैमिलियल सेल्फ या रिलेशनल सेल्फ भी कहा जाता है। पारिवारिक आत्म और संबंधन आत्म भी इसको कह सकते हैं। अब हम करेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। आत्म के संज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक पक्ष। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहला है ये सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या है? स्वयं के मूल्य या मान या योग्यता का आकलन करना, कि स्वयं का मूल्य, स्वयं का जो मान है या योग्यता है, स्वयं की योग्यता को हम कितना आकलित करते हैं, कितना हम उसको वैल्यू देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं कि मैं होमवर्क करने में अच्छा हूँ, या स्कूल में मुझे अगर गेम में टीम बनती है तो मुझे अवश्य ही लिया जाएगा, मुझे मेरे सहपाठियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो ये सारी जो उदाहरण हैं वो सेल्फ एस्टीम के हैं। जिन बच्चों की सेल्फ एस्टीम अधिक उच्च होती है उनके जीवन में सफल होने की संभावना अधिक होती है। अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्म 4 क्षेत्रों में निर्मित हो जाता है। शैक्षिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक या खेलकूद संबंधी क्षमता और शारीरिक रूप से जो आयु बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता चला जाता है, रिफाइंड होता चला जाता है।
अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जिन बच्चों में आत्मसम्मान अधिक होता है उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में और खेल में और जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊंची होती है, और जिनका आत्मसम्मान निम्न होता है उनकी परफॉर्मेंस भी निम्न हो जाती है। अगला है सेल्फ एफिकेसी, आत्म सक्षमता, जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित करने का विश्वास है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके परिणामों को उसको हम स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, कि हमारा कंट्रोल है। कितना हम यह सोचते हैं कि यह घटना हुई तो यह भाग्य से हुई, या यह घटना हुई तो यह हमारे किए हुए कामों का फल है, हम अगर और अच्छा काम करते तो यह इस प्रकार से नहीं हो पाता। ये सारा आत्म सक्षमता के अंदर आता है। यदि एक व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि किसी परिस्थिति विशेष के लिए निपटने के लिए उसमें पूर्ण योग्यता है, तो यह आत्म सक्षमता का उच्च स्तर दिखाता है। आत्म सक्षमता को विकसित भी किया जा सकता है। हमारा समाज, हमारे माता पिता और हमारे सकारात्मक अनुभव आत्म सक्षमता की प्रबल भावना के विकास में सहायक हो सकते हैं। अगला है सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। आत्मनियमन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आप को रेगुलेट करना, आत्म का नियमन करना, अपने व्यवहार को संगठित व मॉनिटर करने की योग्यता आत्मनियमन होती है, सेल्फ रेगुलेशन होती है। यह संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति या विल पावर से संभव हो सकती है। इसमें आत्मनियंत्रण के थ्रू हम सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण की 3 तकनीकें बताई गई हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करना, अपने व्यवहार का निरीक्षण करना। एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन में हम अपने आप को निर्देश देते हैं। एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अपने आप को रीइंफोर्समेंट देते हैं, अपने आप को पुरस्कार देते हैं। अगला है सेल्फ एंड कल्चर, आत्म व संस्कृति। इसमें हम एक बात को ध्यान में रखते हैं कि संस्कृति क्या है, हमारे रहने सहने का ढंग है, हमारे कपड़े पहनने, खाने पीने, त्योहार मनाने, खुशियां मनाने, दुख प्रकट करने आदि के जो स्टाइल होते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। और जिस संस्कृति में हम रहते हैं, हमारा आत्म भी उसी प्रकार का होता है। तो इसमें पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्तिवादी आत्म को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में पैदा होने वाले, पलने बढ़ने वाले व्यक्तियों में व्यक्तिवादी आत्म होता है, और एशियाई संस्कृति में सामूहिकतावादी आत्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो उसमें सामूहिकतावादी, जो समूह के बारे में सोचे, ऐसे आत्म को बढ़ावा मिलता है। तो उन व्यक्तियों में ऐसा ही आत्म मिलता है। धन्यवाद।